लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। आपका हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राही कहानी। तो इस और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी है, जो नेट के सिलेबस में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, उसके सबसे पहले कहानी प्रकाशन वर्ष पत्रिका हम देख लेते हैं। उसके बाद दृष्टि वाली बुक से पूरे उसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन पूरी कहानी का वाचन करेंगे। शुरू करते हैं हम। कहानी प्रकाशन वर्ष पत्रिका। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है 1901 प्रकाशन वर्ष है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1960 या 8 में प्रकाशित हुई कहानी है। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था 1915 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31, जिसमें डबल है तो आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक आपको सही टिक करना है। एक ही आएगा, वैसे तो कभी दो आएगा तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सही ही माना जाए। वो NTA वाले अपना देखेंगे। हमको जो भी है अपना अपना भाग 1929 या 31, कोई दोनों में से आपको कोई भी एक मिले तो आपको टिक करना है, कोई भी हो। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ईदगाह कहानी 1933 प्रकाशन वर्ष है। चांद पत्रिका में प्रकाशित है। गैंग्रीन या रोज दो नाम है कहानी के। 1934 प्रकाशन वर्ष है। राही 1947 प्रकाशन वर्ष है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। परिंदे कहानी, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम क्या माने प्रकाशन वर्ष, तो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जब आपको परिंदे पूछे तो सिर्फ परिंदे लिखा हो तो आपको 1957 या 60 जो मिले आपको उसमें टिक करना है। लेकिन अगर परिंदे कहानी पूछे तो आपको 1957 में टिक करना है। अगर परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में टिक करना है। कोसी का घटवार 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 प्रकाशन वर्ष है। कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्वंशिया 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970। अमृतसर आ गया 1973। एक कहानी और लगी है अपने सिलेबस में, चिप की दावत 21 नंबर पे। हम अब देखते हैं हम जितने भी कहानीकार लगे हुए हैं अपने आपके सिलेबस में, उन सबका जीवन क्रम बहुत ही पूछा जाता है। अगर ऊपरी सतह से क्वेश्चन बनता है वो हमसे गलत हो रहा है तो मतलब हम अपने को एग्जाम से बाहर कर रहे हैं। ऐसी गलती ना कर पाए, इसीलिए हम जितने भी आपके निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, जिसमें भी आपके राइटर लगे हुए हैं, सबको क्रम, जितने राइटर हैं उनके उपन्यास, कहानी, निबंध जो भी है उनकी रचनाएं, सभी हमको प्रकाशन वर्ष सभी हमको याद करके रखना है। तो हम देखते हैं माधवराव सप्रे की कहानी। माधवराव सप्रे का जीवन क्रम 1871। प्रेमचंद का जीवन है 1880। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 1883। जयशंकर प्रसाद का 1889। राधिका रमण सिंह का 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904। जैनेन्द्र का 1905। अज्ञे का 1911। भीष्म साहनी का 1915। फणीश्वर नाथ रेणु का 1921। हरिशंकर परसाई 1924। कृष्णा सोबती 1925। निर्मल वर्मा 1929। कमलेश्वर 1932। शेखर जोशी 1932। ज्ञान रंजन 1936 इनका जन्म है। अब हम देखते हैं राही कहानी, उसका प्रकाशन वर्ष और उसकी दृष्टि वाली बुक से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन
माता पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये मुक्तिबोध कहते हैं राही कहानी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 में कहानी प्रकाशित हुई है। देखते हैं कि सीधे साधे चित्र में कौन कौन सी कहानी संग्रहित हैं। रूपा, कैलाशी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह। अब देखते हैं राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का परिवेश है। राही मंगरूरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में वह जेल जाती है। राही अनीता है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री। गौड़पात है उसका पति, राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा है राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष देखते हैं संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मंगरूरी जात की कठिनाइयों का वर्णन है। स्त्री वेदना की झलक है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीब और गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा है। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी चोरी करती है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। ये विशेष है कहानी का, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है राही ने कितने अनाज की चोरी की थी, गठरी कितने अनाज की थी, तो 5-6 सेर की गठरी थी। उसका पति क्या पीता है? ताड़ी पीता है। हम देखते हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट जो कथन है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तो तभी तो दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते। अनीता का कथन है राही से, जो लड़की अनीता कथन है वो गरीब महिला से कि तूने चोरी क्यों की है? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर के लिए 3-4 पैसे मिल ही जाते। तो जवाब देती है महिला कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जात मंगरूरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। पूछ सकता है कि जो महिला है वो किस जात की थी? वो मंगरूरी जात की थी। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मध्य का ये संवाद चल रहा था। राही: हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये राही का कथन है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता, इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह बात क्या है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूख से मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर
हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा ही कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हमें बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किसी किस्से हम बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। ये अनीता सोच रही है, अनीता का चिंतन है ये। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी सख्त आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि वे जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, या कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीय से बढ़कर कौन सा मानवीय धर्म है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम महत्वपूर्ण कथन थे, जो भी था ये। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी सख्त आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि वे जेल में भी दिखाई इनकी आंखों पर है। जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीय से बढ़कर कौन सा मानवीय धर्म है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम दृष्टि वाली बुक से कवर कर चुके हैं। राही कहानी के और जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे, जो भी था इम्पोर्टेंट, हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं दृष्टि वाली बुक से। और जितने लेखक हैं उनका क्रम और जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं उनका कहानी संग्रह, पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, सब चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं।